हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर विलेज वाली टीचर पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम पढ़ रहे थे शैक्षिक अभियोग्यता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में 4-5 क्लासें हमारी हो चुकी है। टीचिंग एग्ज़ाम्स है जितने भी है, एचटेट है, सीटेट है, DSSS भी है, रीट है, चाहे चंडीगढ़ PRT का एग्ज़ाम है। तो हर टीचिंग एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि पेडागोजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए अगर हमें टीचर बनना है। तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम BS ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कर रहे थे। हमने जो BS ब्लूम ने ज्ञानात्मक जो एस्पेक्ट दिया था उसके बारे में पढ़ चुके थे, और जो रिवाइज्ड किया था उसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। इन्होंने क्या है 2001 में, ठीक है, 2001 में अपने शिष्यों के साथ मिलकर एक तो एंडरसन एवं कर्थवाल के साथ मिलकर इन्होंने रिवाइज की अपनी जो टैक्सोनॉमी थी, ठीक है, अपनी टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया 2001 में। एंडरसन और कर्थवाल इनके शिष्य रहे। तो कल की जो हमारी जो क्लास हुई थी वहाँ मैंने गलती से क्या है रिसीविंग डाल दिया था। ये रिसीविंग नहीं है, जो पहला है ये रिमेम्बरिंग है भाई, रिमेम्बरिंग। तो चेंज कर लेना, रिमेम्बरिंग यानी प्रत्यास्मरण, ठीक है। और नंबर 1 बात, पहला जो निम्न सत्र था ज्ञानात्मक पक्ष का वो रिमेम्बरिंग यानी प्रत्यास्मरण रहेगा। 2001 में इन्होंने फिर से अपनी ब्लूम जो टैक्सोनॉमी थी इनको रिवाइज्ड किया, और मदद करने वाले एंडरसन एवं कर्थवाल रहे, ठीक है। अब क्या है, अब बात कर लेते हैं जो आधुनिक मूल्यांकन का जो जनक माना जाता है। आधुनिक मूल्यांकन के जनक है हमारे BS ब्लूम। आधुनिक मूल्यांकन का जनक माना जाता है बेंजामिन BS ब्लूम। याद कर लेना, BS ब्लूम, ठीक है। ये आधुनिक मूल्यांकन के जनक है बेंजामिन BS ब्लूम। तो ये चीज़ याद रखने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है। एक पूछा जाता है आधुनिक मूल्यांकन का जनक कौन है, बेंजामिन BS ब्लूम। क्योंकि मैंने इसलिए यहाँ ऐड ऑन किया क्योंकि BS ब्लूम के बारे में ही हम पढ़ रहे थे। इन्होंने रिवाइज कर दी, फिर अपनी रिमेम्बरिंग का मतलब है प्रत्यास्मरण। अब आपने देखा होगा जो छोटी कक्षा है, छोटी कक्षा के जो विद्यार्थी है वो रोट लर्निंग करते हैं, रट कर सीखते हैं। बार बार जो टीचर बताता है उस ज्ञान को बार बार प्रत्यास्मरण करते हैं, अभ्यास के द्वारा, रोट लर्निंग के द्वारा रट कर सीखते हैं। अब आपने देखा होगा कई बार क्या है, टीचर अगर बाय मिस्टेक बच्चे को गलती से कुछ गलत चीज़ें पढ़ा दी या बता दी तो बच्चा क्या है टीचर को ही सर्वोपरि मानता है। टीचर ने जो बताया, टीचर की जो वर्डिंग थी वही बच्चे के लिए सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। और बच्चा उन्हीं को रिमेम्बरिंग कितने लंबे समय तक याद रखेगा, चाहे घर वाले उसे बताएं नहीं आप ये चीज़ ठीक नहीं बोल रहे, लेकिन नहीं, बच्चा छोटा बच्चा है, उसे याद है, रिमेंबर है कि टीचर ने उसे ऐसा ही बताएगा। चाहे आप कितनी ही जद्दोजहद कर ले बच्चे के साथ, वो टीचर के अलावा पेरेंट्स की बात मानने वाला नहीं है, वो टीचर को ही सर्वोपरि समझता है निम्न लेवल पर, ज्ञानात्मक लेवल पर। अब आपको याद होगा कि जब हम छोटे बच्चे थे, आज भी हमें क्या है रोट लर्निंग के माध्यम से हमने टेबल याद की थी, 2 1 जा 2, 3 1 जा, ठीक है, 3 1 जा 3। तो आज भी हमारे मस्तिष्क में वो एज इट इज छपी हुई है। फर्स्ट लेवल के बाद हमने कभी नहीं पढ़ी वो टेबल, लेकिन आज भी हमें याद है। क्यों याद है? क्योंकि रिमेम्बरिंग की है हमने, बार बार उनको प्रत्यास्मरण किया है, बार बार याद किया है, रोट लर्निंग की है। कुछ पोएम्स है जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, जोनी जोनी यस पापा, तो आज भी हमारे दिमाग में छपी हुई है। बार बार हमारी प्रैक्टिस इतनी हो जाती थी कि आज भी रोट लर्निंग के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से वो चीज़ें हमें याद है, ठीक है। जो टीचर ने सिखाई है वो आज भी याद है। अब हमें बोले कि कोई भी चीज़ को रटो, आप याद करके बताओ, अब हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो इस लेवल पर थे, हम निम्न लेवल पर थे, वहाँ चीज़ें रट कर सीखी जाती थी। आज हम ऐसा नहीं कर सकते। आज हम किसी भी चीज़ को समझ के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग लेवल करके, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करके ही चीज़ें को समझ पाएंगे। अगर हमें कोई चीज़ रटने के लिए बोल दे तो हम रट तो लेंगे, लेकिन अगले दिन, दूसरे तीसरे दिन
वो चीज़ें भूल जाएंगे और बच्चे क्या है एज इट इज़ उन चीज़ों को रट लेते हैं, ये होता है प्रत्यास्मरण। आखिरी इन्होंने चेंज किया था, रचना क्रिएटिंग की थी। अब हम बात करते हैं दूसरे पक्ष की, ज्ञानात्मक पक्ष की, ज्ञानात्मक नहीं, भावनात्मक पक्ष की। पहला ही पक्ष था ज्ञानात्मक पक्ष की, हम बात कर चुके हैं। भावनात्मक पक्ष यानी इफेक्टिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन पर काम करने वाले कर्थवाल और मसीहा थे, कर्थवाल एवं मसीहा। हालांकि बीएस ब्लूम तीनों चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे। इन्होंने 1964 में अपना कंसेप्ट दिया था। भावनात्मक पक्ष को इफेक्टिव डोमेन भी बोला जाता है। कर्थवाल और मसीहा ने 1964 में अपना कंसेप्ट दिया था। बेंजामिन ब्लूम रहेंगे ही। उन्होंने 3H का जो कंसेप्ट किया था वो मैं कल करवा चुकी हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो कर्थवाल एवं मसीहा ने इन्होंने क्या है एक बुक लिखी, ठीक है, टैक्सोनॉमी। बुक का नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिव डोमेन। तो इस बुक में क्या है, इन्होंने कुछ एस्पेक्ट दिए कि अगर इस स्टेप को हम फॉलो करेंगे तो इस तरीके से हम बच्चे में इफेक्टिव डोमेन को विकसित कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। कौन सी बुक लिखी है एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इफेक्टिव डोमेन, ठीक है, यहाँ 2 डॉट रहेंगे। तो ये साथ में काम मिलकर किया बीएस ब्लूम ने, कर्थवाल एवं मसीहा ने 1964 पर, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे इनका सीक्वेंस में क्रम पढ़ेंगे। तो आई होप आपने ये चीज़ें स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो आगे हम पढ़ते हैं। 2001 में इन्होंने चेंज किया था, ये याद रखना। अब जो रिवाइज जो टैक्सोनॉमी है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। अब हम भावनात्मक पक्ष की बात करते हैं। भावनात्मक पक्ष में क्या है, भावनात्मक पक्ष में 5 एस्पेक्ट दिए भाई, 5 डोमेन शामिल है, 5 डोमेन, ठीक है। नंबर 1 है रिसीविंग यानी आग्रहण। एक बार मैं लिख देती हूँ जल्दी, फिर 1 बाय 1 इनको चर्चा करेंगे। रिस्पोंडिंग यानी अनुक्रिया। फिर आएगा वैल्यूइंग, एक मिनट, वैल्यूइंग यानी अवमूल्यन। साथ ही साथ पढ़ते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहे और हैंड रिटन नोट्स बनाते रहे। फिर आएगा ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन या संगठित करना, एक ही बात है। लास्ट में आएगा कैरेक्टराइजेशन यानी चारित्रीकरण। ज्ञानात्मक पक्ष में हमने पढ़ा था 6 प्रकार के डोमेन पढ़े थे, ठीक है, 6 प्रकार के पक्ष पढ़े थे, डोमेन कह लीजिए। डोमेन तो 3 तरह के होते हैं, तो उनमें हमने ज्ञानात्मक पक्ष में 6 चीज़ें पढ़ी थी। 3 निम्न लेवल के थे, 2 मध्यम लेवल के थे और 1 उच्च स्तर का है। और उच्च स्तर पर जब बच्चा पहुंच जाता है तो इसका मतलब क्या है, बच्चे का जो ज्ञानात्मक पक्ष है वो बच्चा ज्ञानात्मक पक्ष के हायर लेवल पर पहुंच जाता है। जब तक बच्चे को किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं करवाया जाएगा तो वो क्या है, भावनात्मक पक्ष के ऊपर नहीं आएगा। तो सबसे पहला इन्होंने जो लेवल बताया, सबसे पहला लेवल बताया रिसीविंग, यानी बच्चे में इफेक्टिव डोमेन का हमें विकास करना है तो सबसे पहले बच्चे को रिसीव करवाए। यानी बच्चा यहाँ पहला, ये निम्न लेवल है भावनात्मक पक्ष का, ये निम्न स्तर है भाई, याद रखना। बहुत बार चीज़ें पूछी जाती है कि निम्न स्तर कौन सा है।
तो रिसीविंग, बच्चा क्या है टीचर बोले जा रहा है, जैसे मैं बोले जा रही हूँ और आप सुने जा रहे हैं, तो आप मूक दर्शक है, ठीक है। हालांकि हम ICT टेक्नोलॉजी का तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब तक मैं आपके कमेंट नहीं देखूंगी आपके क्या डाउट है, तो क्या है आप क्या है मूक दर्शक है, रिसीव करते जा रहे हैं और आग्रहण करते जा रहे हैं। अब ये नहीं पता मेरे को कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे। तो बच्चा क्या है रिसीव करता जा रहा है, टीचर ने जो बात बताई वही बच्चे के लिए सत्य है, ग्रहण कर लिया। चाहे टीचर क्या है, टीचर ही सर्वोपरि है, वो अपना ज्ञान बच्चे को देता जा रहा है उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, और बच्चा रिसीव करता जा रहा है। अब पहला स्टेप बच्चे ने पार कर लिया, निम्न स्तर पार कर लिया। अब बच्चे ने जो चीज़ें सीखी, उन सीखी हुई चीज़ों को बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, वही चीज़ बार बार दोहराएगा, अनुक्रिया करेगा, ठीक है। जैसे अंतर्दृष्टि सूझ के सिद्धांत में बंदर ने किया था, ठीक है, कि वो स्टिक पे स्टिक, संदूक पे संदूक रखा, फिर क्या है स्टिक से स्टिक जोड़ी, फिर उसने केले को उतार लिया, सूझ का सिद्धांत काम किया। वैसे ही क्या है बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, अनुक्रिया करेगा, जो टीचर ने बताया था, जो बच्चे ने रिसीव किया था, उसके आधार पर ही बच्चा क्या है रिस्पॉन्स करेगा। फिर जैसा बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, जैसी अनुक्रिया को दोहरा रहा है, बार बार सेम चीज़ें कर रहा है, तो उससे हम क्या है बच्चे को वैल्यूइंग करेंगे, अवमूल्यन करेंगे बच्चे का, कि हाँ जो टीचर ने सिखाई थी क्या बच्चे ने सच में उन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया है, उस गोल को पूरा कर लिया है। तो वहाँ बच्चे की जांच की जाती है वैल्यूइंग करने के बाद। अब हम जांच के माध्यम से पता लगा लेते हैं कि हाँ जो हमने चीज़ें सिखाई थी हमारा पर्पज पूरा हो गया। तो नेक्स्ट क्या है, पर्पज पूरा होने के बाद बच्चा क्या है उस ज्ञान को ऑर्गेनाइज कर लेगा, सिस्टमेटिक वे में संगठित कर लेगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी बच्चे के पास समय आए, ठीक है, कि उनका कब कहाँ कैसे और किस तरह से कौन सी कंडीशन में उस ज्ञान को अप्लाई करना है बच्चा कर पाए, तभी कर पाएगा जब उसके पास ज्ञान को संगठित, कोई भी ज्ञान है सिस्टमेटिक वे में हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। यह नहीं कि बच्चे को पता ही नहीं है कै कबूतर के बाद कै खरगोश आना है, गै गमला आना है, एक सीक्वेंस में उसके पास ज्ञान का भंडार है, निश्चित है, वो अनिश्चित नहीं है कि कहीं से भी ए के बाद बच्चा कै बोल रहा है, ठीक है। एक सिस्टमेटिक वे में बच्चे के पास ज्ञान का भंडार है, उसने संगठित कर लिया है, उस ज्ञान को ऑर्गेनाइज कर लिया है। और ज्ञान को ऑर्गेनाइज करने के बाद बच्चे में क्या है चरित्र का विकास हो जाता है, बच्चे में कैरेक्टराइजेशन हो जाता है। और यही भावनात्मक पक्ष का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे में चरित्र का विकास करना है। और चरित्र का विकास अच्छा और बुरा दोनों माध्यम से होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इन चीज़ों से बच्चा गुजरा तो सारी चीज़ें बच्चे ने अच्छी चीज़ें ही अचीव की। तो अच्छे करेक्टर के लिए बच्चे को पता होना चाहिए, दोनों एस्पेक्ट पता होना चाहिए कि ये चीज़ें बुरी है और ये चीज़ें अच्छी है, तभी बच्चे में करेक्टर का, एक अच्छे करेक्टर का निर्माण हो पाएगा, ठीक है। तो चारित्रीकरण ये उच्च स्तर होता है भावनात्मक पक्ष का, ये हाई लेवल है, उच्च स्तर है, ठीक है, याद रखेंगे ये उच्च स्तर है। यहाँ तक ही पहुँचाना ही बच्चे के भावनात्मक पक्ष को पूरा करना है। अब फॉर एग्जांपल क्या है भावनात्मक पक्ष का कि हम एजुकेशन क्यों दे रहे हैं, ताकि बच्चे की जो रुचि है, इंटरेस्ट है, इमोशंस है, बच्चे की जो मनोवृत्ति है, बच्चे का जो दृष्टिकोण है, वो किस तरह से अपने जीवन में अप्लाई कर रहा है। बच्चा ज़्यादा गुस्से वाला तो नहीं है, गुस्से को कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ हंसना है, कहाँ किसी के प्रति सहानुभूति दिखानी है, तो ये चीज़ें उसके करैक्टर में होनी जरूरी है, तभी बच्चा क्या है एक अच्छी दिशा में विकास कर पाएगा। तो इसीलिए ये भावनात्मक पक्ष सिखाया जाता है। भावनात्मक पक्ष का उद्देश्य है बच्चे में रुचि हो गई, बच्चे की रुचि हो गई, इमोशन हो गया, संवेग हो गया, और जो मनोवृत्ति है, बच्चे की मनोवृत्ति है, उनको अच्छी तरह से डेवलप कर दें एज ए टीचर, ठीक है, ताकि बच्चा अपने इमोशंस को अकॉर्डिंग टू परिस्थितियों के अनुसार अपने आप के जो इमोशंस है, अपनी रुचि है, जो दृष्टिकोण है, जो एटीट्यूड रखता है, उनको अप्लाई
कर पाए। तो ये थी भावनात्मक पक्ष की। अब एक चरित्र के निर्माण में यहाँ समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल बच्चे को मूवी दिखाई जाती है, मूवी में बच्चा क्या है, विलन को क्या है, विलन को देख के बच्चे को गुस्सा आ रहा है कि ये गंदा करैक्टर है, ये बैड करैक्टर है, तो इससे क्या है। और जैसे ही हीरो के प्रति क्या है, हम भी रखते थे जब छोटे बच्चे होते थे, हीरो के प्रति हम सहानुभूति रखते हैं। जैसे ही वो विलन के फंस गया, विलन उसे पीट रहे हैं या गोली उसके बंदूक माथे पे उसके गन रख रखा है, तो उससे क्या होता था, हमारी अटैचमेंट हो जाती थी अच्छे करैक्टर के प्रति कि नहीं नहीं हीरो को तो कुछ होना नहीं चाहिए, अभिनेता को अब देखो ये सभी गुंडों को उठा के फेंक देगा। हालांकि ऐसा होता भी था। तो बच्चे क्या है, विलन के प्रति गुस्सा दिखाएंगे और जो अभिनेता है उसके प्रति सहानुभूति दिखाएंगे। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि बच्चा क्या है, अच्छे करैक्टर को कैप्चर कर रहा है, अच्छी चीज़ों को सीख रहा है, और जो गलत चीज़ें बच्चे को होती हुई नज़र आ रही है उसके प्रति बच्चे को गुस्सा भी आ रहा है। तो इस तरह से बच्चे में हम भावनात्मक पक्ष के माध्यम से बच्चे में एक गुड करैक्टर का निर्माण कर पाएंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। एक कोड वर्ड याद रख लेना, ठीक है। हम कैसे याद रखेंगे ईडी को, ठीक है। ईडी यानी इफेक्टिव डोमेन, इसको हम कई बार याद नहीं रख पाते, तो एक कोड वर्ड है, एक ट्रिक रख लीजिए, चाहे RRVOC, ठीक है। VOC, RR से रिसीविंग, R से रिस्पॉन्डिंग, V से वेल्विंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, C से क्या है, करैक्टराइजेशन। तो ये याद रख लेना, ईडी मतलब इफेक्टिव डोमेन, RRVOC, इसके लिए आसानी होगी। कई बार क्या है, एग्जामिनर घुमा के दे देगा कि सीक्वेंस बताइए भावनात्मक पक्ष का, तो आपको ये ट्रिक याद होगी तो आप इजीली क्या है आंसर कर पाएंगे। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिस्पॉन्डिंग आएगा या रिसीविंग आएगा। जैसे हर्बट की जो पद्धति है, प्रणाली है, उसके बारे में भी काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहले उद्देश्य कथन आएगा, फिर प्रस्तुतिकरण आएगा, किसने कौन सा कंसेप्ट दिया है। हर्बट स्पेंसर ने भी उस पे काम किया है। तो वो चीज़ें आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, ईडी इफेक्टिव डोमेन, RRVOC, ये ट्रिक है। रिस्पॉन्डिंग, रिसीविंग, वेल्विंग, ऑर्गेनाइजेशन और करैक्टराइजेशन अच्छे चरित्र का निर्माण करना, और अच्छे के साथ साथ बच्चे को बुरे एस्पेक्ट के बारे में भी बताया जाए, तो ताकि बच्चा कंपैरिजन कर पाए कि ये चीज़ हमें नहीं करनी और ये चीज़ करेंगे तो एक हमारे अच्छे नागरिक का निर्माण होगा, एक गुड करैक्टर का निर्माण होगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं कल क्रियात्मक पक्ष जो सिम्पसन ने दिया था उसके एस्पेक्ट के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज, टेक द स्क्रीनशॉट।